गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। और अगर हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण देखिए जंतुओं और पादपों यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ये अलग अलग तरह से होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म द्वारा खुद बनाते हैं। जबकि अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि ये अपना भोजन दूसरे एनिमल्स से प्राप्त करते हैं या किसी प्लांट से प्राप्त करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपना भोजन हम रोज़ाना खुद बनाते हैं तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ओनली हम अपने भोजन का रूप बदलते हैं। यानी कि हमें जो मिलता है, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, सब्जियाँ मिलती है, ये सब हमें किन से मिल रही है? ये हमें पौधों से मिल रही है। और हम उनको अच्छा टेस्टी बनाने के लिए ओनली हम उनका रूप बदलते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एनिमल्स पर रहेगा। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है, न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, उनका क्या यूज़ है। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो दोस्तों, अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो सभी जंतु अपना भोजन दूसरे जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो सभी जंतु अपना भोजन दूसरे जंतुओं से या तो दूसरे जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं। जो ये दूसरे जंतुओं का मतलब है कि कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, यानी कि वो अगर मांसाहारी है तो दूसरे जंतुओं को खाता है, और अगर मांसाहारी नहीं शाकाहारी है तो वो अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधों पर, फ्रूट्स पर, यानी कि दूसरे पौधों पर वो अपना भोजन के लिए डिपेंड होता है। फिर बात करते हैं, इसीलिए हीटेरोट्रोपी परपोषी जंतुओं को हीटेरोट्रोपी कहा जाता है। हीटेरोट्रोपी कहा जाता है सभी जंतु भोजन से वृद्धि, विकास, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाते हैं। देखिए, इसलिए जंतुओं को हीटेरोट्रोपी कहा जाता है। हीटेरोट्रोपी का मतलब होता है परपोषी, यानी कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरों पर डिपेंड होने के कारण वो परपोषी हो गए। तो परपोषी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हीटेरोट्रोपी। तो कई बार ये जो हीटेरोट्रोपी है इसको हिंदी में लिख दिया जाता है हीटेरोट्रोपी। वो जंतु जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो हीटेरोट्रोपी यानी कि परपोषी कहा जाता है। फिर बात करते हैं, ये जो सभी जंतु जो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, भोजन से क्या मिलेगा उनको? भोजन से उनको उनकी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, उनका विकास होगा, और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र ये मजबूत होगा। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जो उसका बना हुआ है वो भी मजबूत किससे होता है? भोजन से होता है। इस तरह से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में जो न्यूट्रिशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, पूर्णभोजी
नंबर 2 परजीवी, और नंबर 3 मर्तोपजीवी। परजीवी और मर्तोपजीवी, इस तरह से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पूर्णभोजी को बोलते हैं होलोजोइक, परजीवी पैरासाइटिक, सेप्रोजोइक। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले पूर्णभोजी। देखो, पूर्णभोजी होते क्या हैं? पूर्णभोजी एनिमल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे जंतु जो भोजन अपने मुंह से खाते हैं, उसको यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का अंतर्ग्रहण करने के बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन होता है उनके अंदर, डाइजेशन होने के बाद में उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, और फिर उसका बहिक्षेपण होता है, यानी कि भोजन का इंगेशन होगा, भोजन का डाइजेशन होगा, भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा, भोजन का असेमिलेशन होगा, और फिर एक्सक्रेशन होगा। इस तरह की प्रोसेस से अगर कोई भी जंतु गुजरता है, ये सारी प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर अगर होती है, तो उस जंतु को होलोजोइक यानी कि पूर्णभोजी एनिमल कहते हैं। फिर दोबारा सुनिए, ऐसे जंतु जो अपना भोजन निगलते हैं, खाते हैं, खाने के बाद में भोजन का अंदर जाने के बाद में उसका डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद में उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद में उसका स्वांगीकरण होता है, और स्वांगीकरण के बाद में उसका बहिक्षेपण होता है, यानी कि उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ऐसे जंतु पूर्णभोजी जंतु कहलाते हैं। तो ऐसे जंतु को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ऐसे जो होलोजोइक एनिमल्स है उनको भी हम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतजीवी, इस तरह से हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, या शाकाहारी यानी हर्बीवेरस, मांसाहारी क्रोनिवेरस, सर्वाहारी ओमिनिवेरस, और मृतजीवी यानी स्कैवेंजर्स। तो ये 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। तो देखिए, शाकाहारी कौन कौन होते हैं। शाकाहारी की डेफिनेशन हम सब जानते हैं कि ऐसे जंतु जो जो भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं: गाय, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट आदि बहुत सारे शाकाहारी जंतु हैं। फिर मांसाहारी की बात करते हैं, क्रोनिवेरस की बात करते हैं, तो शेर, चीता, शियार आदि। तो इस तरह के मांसाहारी हो गए। फिर सर्वाहारी की बात करते हैं। तो सर्वाहारी में मनुष्य आता है, इसमें कुत्ता आता है, ये सर्वाहारी होते हैं। बिल्ली आती है। इस तरह से ये सर्वाहारी यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, जो दोनों तरह का भोजन खा सकते हैं, वो सर्वाहारी के अंदर आएंगे। फिर मर्तोपजीवी की बात करें तो मर्तोपजीवी का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी कि वो भोजन के लिए मृत जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे एनिमल है गिद्ध, चील, बाज। ये ऐसे जंतु हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। तो पूर्णभोजी की बात कंप्लीट हो गई। पूर्णभोजी ऐसे जंतु जो खुद भोजन को ग्रहण करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, असेमिलेशन करेंगे एंड बहिक्षेपण यानी कि बाहर त्याग देंगे,
तो वो ऐसे होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतजीवी। शाकाहारी के अंदर वो सभी जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी वो सभी जीव जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी वो सभी जीव जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं, और मृत जीवी उनको बोलते हैं जो मृत जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे गिद्ध है, मृत जीवों को खाता है, चील है, मृत जीवों को खाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट परजीवी की। देखिए परजीवी क्या होते हैं। परजीवी ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। अब दूसरे जीवों का मतलब यह होता है कि कोई बड़ा जीव है, उस पर कोई छोटा जीव उस पर डिपेंडेंट हो। अब वो पूरी तरह से भी हो सकता है आश्रित, और वो उस पर कम आश्रित भी हो सकता है। तो इस तरह से परजीवी यानी कि ऐसे छोटे जीव जो किसी बड़े जीव पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। तो परजीवी को दो भागों में बांट दिया हमने, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। ऐसे परजीवी ऐसे छोटे जीव जो किसी एनिमल की बॉडी के बाह्य शरीर के बाहर की तरफ, अगर उसको बाहर की तरफ उस भोजन के लिए उसके ऊपर आश्रित रहते हैं तो उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। और ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी की बॉडी या बड़े जीव की बॉडी के अंदर भोजन के लिए आश्रित होते हैं उन्हें आंतरिक परजीवी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बाह्य परजीवी के, तो बाह्य परजीवी में है मच्छर। तो मच्छर है, पूरी तरह से नहीं है, मच्छर पूरी तरह से नहीं है लेकिन आंशिक रूप से हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मच्छर है, जोंक है, जोंक हो गई, चिचड़े, जूं, जूं होती है, ये भी बाह्य परजीवी है। इस तरह से बाह्य परजीवी है जो किसी की बॉडी के बाहर की तरफ रहकर उसके ऊपर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। अब आंतरिक परजीवी की बात करते हैं। तो आंतरिक परजीवी का मतलब है कि किसी की बॉडी के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं या आंशिक रूप से उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए। जैसे एग्जाम्पल, फीताकर्मी, लीवर, फ्लूक, गोलकर्मी, पेट के कीड़े। इस तरह से ये आंतरिक परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पूर्णभोजी को हमने फिर चार भागों में बांटा है। बाह्य परजीवी को हमने दो भागों में बांटा है, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। यहाँ पर इन सबके एग्जाम्पल याद रखने हमको। ये जब एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन बनता है तो ओनली एग्जाम्पल से होता है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आंतरिक परजीवी है, तो पहचान करनी होती है। तो आंतरिक परजीवी के ये एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल याद रखें। जैसे बाह्य परजीवी के ये एग्जाम्पल है, ये याद रखें। सर्वाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी कौन होते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं मृतोपजीवी की, तो मृतोपजीवी की सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। देखिए इसकी जो डेफिनेशन होगी वो है ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मशरूम, अचार की फफूंदी, गंदी नाली के कीड़े, ये ऐसे हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह से
हमने न्यूट्रिशन को, एनिमल न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांट कर देखे हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरह से हम बांट सकते हैं भोजन को अब उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भोजन के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर भोजन के प्रकार, तो क्योंकि भोजन का अलग अलग यूज होता है तो उसी आधार पर हमने भोजन को 3 भागों में बांट लिया है। भोजन को 3 भागों में बांट लिया। फर्स्ट है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। नंबर 2 है शरीर की वृद्धि करने वाले शरीर। तीसरा है उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले। और नंबर 4 है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले। इस तरह से 4 भागों में हमने उपयोगिता के आधार पर भोजन को बांट दिया है। तो देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता भी है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले, अब शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है वसा, फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये 2 ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। फिर बात करते हैं बॉडी की ग्रोथ करवाने वाले। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन, बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से बॉडी की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले। तो इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। और अब बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले। इसमें विटामिन और मिनरल। इस तरह से उपयोगिता के आधार पर हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखिए, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हैं, बॉडी की ग्रोथ करने वाले प्रोटीन हैं, उपापचय क्रिया को कंट्रोल करने वाले यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर है। फिर अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने वाले जो एलिमेंट्स है वो है विटामिन्स है और मिनरल्स है, यानी कि विटामिन मिनरल्स इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं और विटामिन और मिनरल्स मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। ये दोनों में काम में आते हैं। तो इस तरह से इसको 4 भागों में बांटकर हम यहाँ पर देखे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब देखिए, ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग तरह से। अब अपन भोजन की बात करते हैं। तो भोजन का जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं, उनकी एक एक की बात करेंगे हम। तो
भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 नंबर 6 फाइबर्स, नंबर 7 वाटर। देखिए, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हमारे भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो ये कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। तो इन कंपोनेंट्स, ये जो हम भोजन करते हैं उनमें ये कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं और इनसे ही हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। तो इनमें एक एक की बात करेंगे, यानी कि आज सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे भोजन का प्रमुख सोर्स होता है, मेन सोर्स है जो कार्बोहाइड्रेट ही है। इससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है, यानी कि एक दिन में हम जितने किलो कैलोरी एनर्जी लेते हैं उसका लगभग 50 से लेकर 80% भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिली है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन ध्यान रहे, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर 1 ग्राम की बात करते हैं कि 1 ग्राम से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो वो फैट से होगी। फैट की 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी होती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ मैं, 1 ग्राम फैट इससे मिलेगी 9.3 किलो कैलोरी। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इससे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फैट से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और अगर हम एक दिन की बात करें तो दिन में जो सबसे जितनी टोटल एनर्जी हमें मिलती है उसका कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है? तो हमें 50 से लेकर 80%, यानी कि एनसीईआरटी की बुक में 50 से लेकर 79% कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो देखते हैं, यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। यह 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगी वो किस अनुपात में रहेगी? 1:2:1। जैसे C6H12O6, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1:2:1 आ गया ना। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट होगी वो 1:2:1 में होती है। इसका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये सारी बातें ध्यान रखें, एग्ज़ाम में कई बार ये सब चीज़ें इनमें से कहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं ये 1:2:1 में होते हैं।
इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होल ट्वाइस n होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। इससे कुल ऊर्जा का 50 से 79% भाग प्राप्त होता है। इससे कुल ऊर्जा का 50 से 79% भाग प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट की। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का भी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट को भी डिवाइड करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटेंगे। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा के बेस पर बांटेंगे, शुगर के बेस पर। आपने सुना होगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड ये तीनों ही शुगर है। तो शुगर के बेस पर हम, क्योंकि सभी कार्बोहाइड्रेट होती है, जितनी भी शुगर होती है वो सब कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इसको हम इसके बेस पर 3 भागों में बांट रहे हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। इस तरह से 3 भागों में हम इसको बांटेंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि मोनो, डाई और ट्राई होती क्या है, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड होती क्या है। देखिए, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये एक सेकेराइड है, एक शर्करा है। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। जब अकेली शर्करा होती है तो उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। और जब ऐसी मोनोसेकेराइड 2 आपस में जुड़ जाती है, अलग अलग भी जुड़ सकती है और समान समान भी जुड़ सकती है। जैसे ग्लूकोज भी जुड़ सकती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी जुड़ सकती है। तो अगर मोनोसेकेराइड जब अलग अलग या समान प्रकार की मोनोसेकेराइड मिल जाती है आपस में, तो वो बनाती है डाइसेकेराइड। और जब पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ऐसी शर्कराएं जो अकेली शर्करा ही बार बार आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेती है, तो उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। इसमें ध्यान दें, इसमें अलग अलग सेकेराइड नहीं होती है, जो भी शुगर होगी वो एक ही होती है और एक ही शुगर बार बार आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेती है। जैसे एक मोतियों की माला होती है, उसमें एक मोती होता है, ऐसे ही सभी समान मोती मिलकर एक माला बन जाती है। वैसे ही इसमें एक शुगर बार बार जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेगी, उसे हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। देखिए, अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है, वो ध्यान रखें। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इस तरह की शर्करा, ये 6 कार्बन वाली शर्कराएं हैं, ये 3 कार्बन वाली है, ये सब मोनोसेकेराइड है। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड है। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे हम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये सब इरिथ्रोज, 4 कार्बन वाली, राइबोज 5 कार्बन वाली, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीएनए की शर्करा, तो ये 5 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, ये 6 कार्बन वाली, ये सब मोनोसेकेराइड है। तो इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में मात्र एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर अब बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड के देखिए, माल्टोज, लैक्टोज,
सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये डाइसेकेराइड है, जो 3 डाइसेकेराइड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें कि तीनों शर्कराएं हमें याद रखनी है। एग्ज़ाम में ये कई बार पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड में भी पूछी गई थी, ये रिट में भी पूछी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दें। और यहाँ से जो पूछते हैं वो पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से डाइसेकेराइड है, तो एक तो दे देंगे डाइसेकेराइड और 3 दे देंगे मोनोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। या ऐसे पूछ सकते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन है, यानी कि माल्टोज किससे बना हुआ है। माल्टोज में 2 शर्कराएँ होती है, तो कौन कौन सी शर्कराएँ, दोनों शर्करा की पहचान करवा सकते हैं। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इन तीनों में कौन कौन सी शर्कराएँ ये देखेंगे हम। तो देखिए माल्टोज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, तो इसको ध्यान से देखो। सब में सबसे पहले तो जी लगा दो, सबसे पहले क्या लगा देंगे, जी को आप, जी से मतलब है ग्लूकोज लगा दो। ग्लूकोज का जो वर्ड है हमने लिख दिया जी। फिर सब के आगे प्लस लगा दो, तो जी तो कॉमन हो गया क्योंकि ग्लूकोज सब में कॉमन हो गई। अब फिर करते हैं बात माल्टोज की। देखो माल्टोज माल्ट शर्करा है, माल्टोज यानी माल्ट शर्करा किस में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है। तो बच्चों हम गेहूं कब खाते हैं, सुबह भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, है ना, सुबह शाम दोनों खाते हैं। तो इसमें जो माल्टोज में है माल्ट शर्करा, ये हम सुबह भी खा रहे हैं शाम को भी खा रहे हैं, तो इसमें जी प्लस जी यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 शर्कराएँ जब ग्लूकोज आपस में मिल जाती है तो वो कौन क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है। तो यहाँ याद रखें जी प्लस जी यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बन रहा है, माल्टोज बन रहा है। फिर बात करते हैं लैक्टोज की। देखो जी तो है ही सही, ग्लूकोज तो है ही सही। अब देखो नाम पर चलो, लैक्टोज, इसमें क्या आ रहा है, कटोज। अब यहाँ पे इधर देखो कटोज किस में आ रहा है, ग्लैक्टोज, देखो आ रहा है ना कटोज, यहाँ पे भी कटोज। तो सीधी सी बात है, यहाँ कटोज से याद रख लेंगे जी प्लस ग्लैक्टोज, हो गए याद, कभी नहीं भूलेंगे। ग्लूकोज जी प्लस यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। फिर सुक्रोज की बात करते हैं। जैसे ही सुक्रोज की बात करते हैं, जी तो हमारा है ही सही यानी कि ग्लूकोज तो है ही सही। अब ग्लूकोज के साथ में कौन सी शर्करा लाएं, देखो सुक्रोज की बात करें और सुक्रोज का नाम आते हैं हमें शक्कर की याद आती है, शुगर की बात याद आती है और शुगर होती है मीठी। तो बताइए इधर से मोनोसेकेराइड में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज, ये इस तरह से हमें ये तीनों शर्कराएँ याद रह सकती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, रिट में भी और आगे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो माल्टोज जी प्लस जी, लैक्टोज जी प्लस ग्लैक्टोज, सुक्रोज जी प्लस एफ यानी कि फ्रक्टोज। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। देखिए पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, याद रखें सेलुलोज, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, सेलुलोज। तो यहाँ ये भी पूछी जाती है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है, सेलुलोज। फिर उसके बाद में स्टार्च, पैक्टिन, ये 3 शर्कराएँ याद रखनी है अपन को। ये किसके अंदर आती है, पॉलीसेकेराइड के अंदर आती है। इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट की बात कंप्लीट हुई। दोबारा से देखिए मोनोसेकेराइड में हमें जो याद रखना है एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज। फिर बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड में माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, तीनों भी इंपॉर्टेंट है। डाइसेकेराइड के तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात है कि ये कौन सी 2 शर्कराओं के बने होते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो माल्टोज है, माल्ट शर्करा है, माल्ट शर्करा यानी कि गेहूँ सुबह भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, तो जी प्लस जी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज जी प्लस ग्लैक्टोज, कटोज आ रहा है तो कटोज में कटोज ही ले आओ यानी कि जी प्लस ग्लैक्टोज। सुक्रोज है जी प्लस एफ यानी कि शुगर है, सुक्रोज है मीठी शर्करा है तो ग्लूकोज के साथ में मीठी ले आओ, मीठा कौन होता है, फ्रूट, फ्रक्टोज, तो ये फ्रक्टोज हो गया।
फिर इधर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो सेलुलोज है, स्टार्च है, पैक्टिन है। ये हमें याद रखने हैं, ये सब ये एग्जाम्पल ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। एग्ज़ाम के बेस से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट अगली बार बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।